हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वही चैप्टर आज कंटिन्यू करेंगे, आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फूड वेब। हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाले, पर्यावरण को प्रभावित करने वाली हमारी कौन सी एक्टिविटीज हैं, मैन मेड एक्टिविटीज, एंड अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। बहुत सारी चीजों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। ये चैप्टर बहुत जनरल है, बहुत इजी है, और इनके क्वेश्चंस के आंसर्स ना, जब भी जिस भी तरह के क्वेश्चन जिसमें आएंगे, आप बहुत इजीली अपने आप ही आंसर फ्रेम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आहार जाल या फूड वेब, इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी फूड चेन एक सिंगल ही नहीं होती है कि किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारितंत्र में एक ही फूड चेन हो, कि कोई प्लांट्स हैं उन्हें एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म खाएगा, फिर उसको भी एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म खाएंगे, ऐसा नहीं होता। एज यू नो, सपोज हम एक फॉरेस्ट की बात करें और वहां जितने भी पेड़ पौधे हैं, ऑल आर प्रोड्यूसर्स, उनको एक डियर भी खा सकता है, गोट भी खा सकती है, या उन्हें ग्रास हॉपर भी ग्रास को खा सकता है। अब ग्रास हॉपर को हो सकता है फ्रॉग खा ले, फ्रॉग को स्नेक खा ले, डियर को जो है वो वुल्फ खा ले, या डियर को डायरेक्ट लॉयन खा ले, या डियर का शिकार कोई मैन ही कर ले अगर वो वहां पर हंट करने जाता है। सो ये आपस में काफी बहुत सारी जो ये फूड चेन्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे के साथ इनकी ब्रांचेस निकलती हैं। एज यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड, इस तरह के पिक्चर में आप देखिए कि बहुत सारे एक टाइप के ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं, और उनको भी जो कंज्यूम करने वाले हैं वो भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कि कभी जो है डियर को लॉयन ने खा लिया, कभी डियर को वुल्फ ने खा लिया। सो इस तरह से ये फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। एंड दैट्स वाई डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी पारितंत्र में आहार श्रृंखलाओं के आपसी शाखान्वित संबंध, आपस में उनके रिलेशनशिप्स हैं, इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। तो ये एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ही फूड वेब एग्जिस्ट करेगा, दूसरा इकोसिस्टम है तो वहां दूसरा फूड वेब होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मानवीय क्रियाकलाप, विच ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट बैडली। हम बहुत सारी एक्टिविटीज क्या ऐसी करते हैं जिनसे हमारे एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचे, बेनिफिट पहुंचे, जैसे अर्थवॉर्म्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, ये एनवायरनमेंट की क्लीनिंग कर रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमंस हैं, ये सबसे ज्यादा नेचर को, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और इन टॉपिक्स के बारे में आप, मुझे लगता है, क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन के लिए। और इनमें जो मेन दो एक्टिविटीज हैं, दैट इज पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अब पॉल्यूशन हर टाइप का है, सॉइल का भी है, वाटर का भी है, एयर का भी है। ये सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्हें हम डिग्रेड कर रहे हैं इनकी क्वालिटीज को अपनी एक्टिविटीज के थ्रू। अब ये यहाँ मैंने दो ही मेन रीजंस लिखी हैं, दो एक्टिविटीज लिखी हैं, बट इनकी सब कैटेगरीज और इनके ऊपर पूरे पूरे पैराग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, हर टाइप के पॉल्यूशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से रीजंस हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं। देन द डिफॉरेस्टेशन, वन उन्मूलन, यानी कि पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, अनजुडिशियसली कटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। क्यों किया जाता है, इसके भी वेरियड रीजंस हैं, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, फैक्ट्रीज बननी है, या हमें वुड की जरूरत है, तो हम ट्रीज, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ट्रीज को कट करते हैं। बट इनको कैसे रोका जा सकता है? देखो, डेवलपमेंट करना है, हमें आगे बढ़ना है, अर्बनाइजेशन का टाइम है, तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है, वी नीड टू डिपेंड ऑन देम, बट दे शुड बी यूज्ड जुडिशियसली। लाइक अगर हमें कहीं डिफॉरेस्टेशन करना भी है, तो उतने ही ट्रीज कहीं किसी और एरिया में लगा दिए जाएं, पेड़ उगाए जाएं, जिसे हम अफॉरेस्टेशन कहते हैं। एट इंडिविजुअल लेवल हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे हर बार कोई ट्री प्लांट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ हम कहीं ना कहीं जो लॉस हमने नेचर को दिया है उसे कंपनसेट कर सकते हैं। फाइन। और पोल्यूशन के लिए भी देयर आर मेनी थिंग्स जो इस पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं। सो इन चीजों पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, बिकॉज ये चीजें आप अपने ही, आपकी जनरल अवेयरनेस है, आप बहुत बार इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। सो आप अपने आप भी इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर मोर मार्क्स। फाइन। एंड जनरल क्वेश्चंस भी आने के चांसेस रहते हैं, जहां आपकी ये अवेयरनेस, आपकी ये एनालिटिकल थिंकिंग को ही जज किया जाता है कि आप बताइए, आप अपने आइडियाज दीजिए। एंड नाउ द जो थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज ओजोन लेयर, ओजोन परत। ये हमारे वायुमंडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारे वायुमंडल में, जैसे आपको पता है, 4 परतें हैं, 4 लेयर्स हैं, तो उसमें से ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल, हिंदी में जैसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये
सनलाइट में एक कंपोनेंट होता है विजिबल लाइट, जो हीट और लाइट जिसकी तो जरूरत हमें है और वो अर्थ तक पहुंच भी जाती है, बट एक कंपोनेंट होता है अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। ये जैसे यूवी किरणें हैं तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे पराबैंगनी किरणें। ये आप नाम से थोड़ा सा आइडिया लगाओ, आपने विबग्योर यानी कि जो सन की विजिबल लाइट के 7 कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसमें से वॉयलेट इज कॉल्ड बैंगनी। सो ये उसकी वेवलेंथ उससे परे है, तभी इसका नाम है पराबैंगनी। उससे भी कम है, उसके पीछे है। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज्यादा होती है, तो वॉयलेट के भी नीचे कम वेवलेंथ वाली है। दैट्स व्हाई दे हैव हाई एनर्जी। और ये क्या करती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है इनमें। सो ऑक्सीजन जो है वहां एटमॉस्फेयर में, उसके ऑक्सीजन इज 2 एटॉमिक पार्टिकल, 2 एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोनों परमाणु, दोनों एटम्स आपस में अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। उनमें से कोई भी एक एटम जो है ये ऑक्सीजन के नॉर्मल वाले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के 3 एटम वाला मॉलिक्यूल बनाता है, 3 परमाणु वाला अणु बनाता है, और वही कहलाता है ओजोन। अब जैसे ही ये 3 परमाणु इकट्ठे होते हैं, 3 एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं, ओजोन बनती है। सो बहुत सारे ओजोन के अणु बन गए, मॉलिक्यूल्स बन गए, एंड दे फॉर्म अ लेयर। कहीं भी यहाँ पर छेद नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। सो जो एक कॉन्टिन्यूस सी लेयर आ जाती है, इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उन्हें अर्थ की सरफेस तक नहीं आने देती। लेकिन इसका फायदा क्या है, ऐसा क्यों करवा रही है नेचर, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें अगर अर्थ तक पहुंच गई तो हम सारे ऑर्गेनिजम्स को स्किन रिलेटेड सीवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, स्किन के डिजीजेस कॉज करती है, ये पेनिट्रेट कर जाती है स्किन के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स लो वेवलेंथ। अपनी इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, तो ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देगी, स्किन के सेल्स को बिल्कुल म्यूटेट कर सकती है, इतनी पावरफुल होती है ये। तो अच्छा है कि हमें ओजोन लेयर मिली हुई है, ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर है, रक्षा परत है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों को वहीं सोख लेती है और उसे अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। एंड हाउ इट इज फॉर्म, ये यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड जो आज ये सारा कंटेंट है इस चैप्टर का, दिस बिलोंग्स टू वर्कशीट 77। ये सारा कंसेप्ट, ये सारा कंटेंट वर्कशीट की फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर होगा। एंड ये जो आपके सामने बोर्ड पर सारा कंटेंट है, मटेरियल है, इट विल बी ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ होगा, लिंक होगा, आप उससे क्लियर करेंगे सो आप पीडीएफ पे पहुंच जाएंगे, विच विल वर्क एज अ नोट्स फॉर यू। सो अब हम बात करेंगे कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है, यानी इसमें ना छेद पाया गया था, तो फिर उसके रीजंस ढूंढे गए, एंड फिर उन रीजंस पर वर्क किया गया, एंड उन रीजंस को हटाया गया ताकि ये कॉन्टिन्यूस रहे। चांस की बात है कि जो ओजोन लेयर में होल हुआ था वो अंटार्कटिका के ऊपर हुआ था, एंड अंटार्कटिका की तरफ से जो लेयर्स, जो ये अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आई, उन्हें स्प्रेड होने में, बाकी अर्थ की तरफ तो स्प्रेड होने में टाइम लगता है, एंड तब तक वो वैनिश हो जाती है उनकी एनर्जी। और चांस की बात देखिए, वहां कोई हैबिटेशन नहीं है अंटार्कटिका में, तो कितना अच्छा रहा अगर वहां ये किसी और एरिया, किसी और कंट्री के ऊपर हुआ होता, तो नीचे वहां के जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी उनको कितना नुकसान होता। सो अच्छा है कि वहां हुआ और उसके रीजंस ढूंढ लिए गए, एंड उन रीजंस पर वर्क करवाता है यूनाइटेड नेशन। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो एग्जाम में कई बार 1 मार्क में पूछ भी लिया जाता है कि क्या एफर्ट्स हुए कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन ना हो और क्यों होता है। सो अब इस पे बात करते हैं। बिफोर रबिंग द होल कंटेंट ऑन द बोर्ड, आज की जो वर्कशीट 71 है उसके 2 क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक में से हैं, ओजोन लेयर में से, कि ओजोन लेयर क्या है, व्हाट इज ओजोन लेयर, एंड सॉरी द क्वेश्चन इज कौन सी किरणें हैं, उन किरणों का नाम बताइए, उन रेज का नाम बताइए जो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। सो द आंसर इज पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज। सो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा कि कौन सी किरणें हैं, और बहुत ही देखो ये बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ओजोन का अणु कैसे बनता है। सो आप ये वाली 2 रिएक्शंस उसके आंसर में लिखेंगे कि ओजोन कैसे बनता है। यहीं से क्लियर हो रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है दे हैव हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जो ओजोन को 2 एटम्स में ब्रेक कर देती हैं, एंड उनमें से एक एटम ऑक्सीजन के नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होकर के 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, विच इज ओजोन। सो यही इतना लिखना, एंड जितनी भी मैंने बात लिखी है इतना लिखना सफिशिएंट है इस आंसर में। अब चलते हैं उस टॉपिक की ओर, एंड देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो आज की आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं, द क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। So here are the reasons of depletion of ozone layer, या ओजोन में छेद कैसे हुआ, ओजोन कैसे इसका ह्रास होता है, कैसे ये नष्ट होती है। तो उसका रीजन एक ही है
कि CFCs का यूज बहुत होता है। CFC की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये याद रखिएगा, जो रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में से निकलती है, जब ये यूज होते हैं तो इनमें से CFCs निकलते हैं। CFCs केमिकल्स हैं, रसायन है, इनका अत्यधिक निकलना, बिकॉज ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होने लगी हैं और जब से ज्यादा यूज हो रही हैं तो इनका एमिशन भी ज्यादा हो रहा है CFC का। सो दैट्स वाई ओजोन में छेद हो गया। एंड उसके प्रिवेंशन के लिए अब उसका उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो यूनाइटेड नेशन ने 1986 में एक प्रोग्राम निकाला, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी भी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है। एंड वहां पर जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी जो रेफ्रिजरेटर्स और एसीज बनाती थी, उनके लिए एक प्रोटोकॉल मीन्स एक लिमिट डिसाइड की गई, एक रूल बनाया गया कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा CFC एमिट नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि CFC बिल्कुल एमिट ना हो। ये चीज टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है कि CFC बिल्कुल निकलने बंद हो जाए, और इस टेक्नोलॉजी पे भी सारी कंपनीज वर्क करेंगी। एंड जब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप होती तब तक एक लिमिट डिसाइड कर ली गई कि जो भी आप रेफ्रिजरेटर या एसीज बना रहे हैं उसमें इस लिमिट से, पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा, वो लिमिट इज नॉट मेंशन इन योर NCERT एंड नॉट इन योर सिलेबस, सो वो लिमिट से ज्यादा CFC एमिट नहीं करेंगे आपके डिवाइसेस। सो दैट वाज कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल। सो ये जो वर्ड्स है ना, ये फुल फॉर्म है या ये क्योटो प्रोटोकॉल है, CFC है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है, MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है या अदरवाइज शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है। So now the turn for question number 3. What is Kyoto Protocol? The Kyoto Protocol was given by decided in United Nations Environment Program 1986, in which it was decided that manufacturing companies would not produce their refrigerators and ACs which are emitting CFCs beyond a limit. या यूं कह सकते हैं कि CFC की लिमिट पर, CFC की निकलने की सीमा निर्धारित की गई। फाइन, कि क्योटो प्रोटोकॉल में CFC के एमिशन की लिमिट डिसाइड की गई बाय, और ये रूल उन पर लगाया गया सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर। एंड द क्वेश्चन नंबर 4, बोर्ड अब यहाँ सामने नहीं है वो कंटेंट, बट डेफिनेटली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा उसका लिंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओजोन एंड हाउ इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। तो ओजोन क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको वहां दी ही है, आप वीडियो में बैक जा करके भी दोबारा देख सकते हैं उसे, कि ओजोन जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक रक्षा परत है जो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। तो दिस इज हाउ इट अफेक्ट अवर इकोसिस्टम पॉजिटिवली। ये हमारे लिए रक्षा करती है, हमारे लिए प्रोटेक्शन करती है, तो नेगेटिव कुछ नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन ओजोन को इनहेल, मतलब सपोज कहीं कोई एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाता है तो वहां वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कि ओजोन इनहेल ना कर लें। अगर इनहेल कर लेंगे सो ये हमारे लिए डेडली हो सकती है। वहां जब तक है अपर एटमॉस्फेयर में, वो हमारे इनहेलेशन में नहीं आ रही है, तो तब तक ये हमारे लिए सेफ है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वर्कशीट 71। और यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल का है, तो एक बार यहाँ मैं लिख भी देती हूँ आपको कि क्या है इसमें। CFC की निकलने की सीमा निर्धारित की गई। इस प्रोटोकॉल में CFC निकलने की सीमा निर्धारित की गई। ये आप रहने ही दें, ठीक है ना। लिमिट फॉर CFC emission was decided। कि पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा CFCs आपके इंस्ट्रूमेंट नहीं निकालेंगे। सो मिलते हैं फिर अगली वर्कशीट अगले वीडियो के साथ। तब तक अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए, और जब पढ़ेंगे तो आपके डाउट्स भी आएंगे डेफिनेटली। हो सकता है कोई टॉपिक इजी हो, बट बहुत सारे डाउट्स फिर भी निकलते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके डाउट्स तो मुझे मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं सीरियसली, दैट्स वाई उनके कोई डाउट्स, उनकी कोई क्वेरीज भी नहीं आ रही है। सो जरा ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेशन से पढ़िए, एग्जाम टाइम इज कमिंग। सो अपना चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये बहुत इजी चैप्टर है, हो सकता है आप एक ही बार वीडियो देखें, एक ही बार वर्कशीट पढ़ें तो आपको अच्छे से ये चीज़ें मेमोराइज हो जाए। बट फोकस करिए उन चैप्टर्स पर भी जिनमें थोड़ी सी हमें अटेंशन ज़्यादा चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए।
सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन कीपिंग योर सेल्फ सेफ, अपने आप को साथ में सुरक्षित भी रखिए। बहुत सारी बातें आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, सो हमारे लिए और थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, बट घबराना नहीं है। हमारे हाथ में प्रिकॉशंस हैं जो पूरी तरह से हमारे हाथ में है, सो उन्हें फॉलो करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।